गुरूब शम्स से पहले, हुदूद शाम से पहले, गुरूब शम्स से पहले, हुदूद शाम से पहले, तुम्हारे सुर्ख आंचल पर किसी इल्ज़ाम से पहले, गुरूब शम्स से पहले, हुदूद शाम से पहले, तुम्हारे सुर्ख आंचल पर किसी इल्ज़ाम से पहले, और तुम्हारी धड़कनों का वास्ता इतना बता देना, तुम्हारी धड़कनों का वास्ता इतना बता देना कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं तुम्हारे नाम से पहले। आदावर से दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में प्रेमचंद का मशहूर नावल निर्मला, जो कि जेपीएससी के नसाब में है, वो दरअसल एक आलमिया नावल है और बहुत दर्द भरी कहानी है। तो बहुत ही अच्छी और इस्लाही कहानी है। तो इसमें चूँकि पूरा नावल को तो हम नहीं ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या कुछ, तो मैं आपको इसमें प्लॉट बताऊंगा। आप अगर कैरेक्टर्स के नाम याद रखेंगे और प्लॉट यानी कहानी का, अगर कहानी को आप अपने जहन में रखेंगे कि क्या क्या होता है, तो क्या होगा कि इम्तहान में आप अच्छे से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। बस ये है कि प्लॉट को जो है आप अपने जहन में रखिएगा कि क्या कहानी दरअसल है क्या, और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के नाम याद रखना है और क्या कहानी है, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि निर्मला में क्या कहानी है। और चूँकि ये एक अलमिया है और सोसाइटी और समाज में जो हो रहा है, जो होता है, वही चीज़ है। और आप जानते हैं प्रेमचंद बिल्कुल समाज के दुखती रग पर वो हाथ रखते हैं और वैसी कहानी वो बनाते हैं और निकालते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल हकीकी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये नावल कब लिखा गया था। और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आप जानते होंगे, जिसको उर्दू में आदम ताउन की तहरीक बोलते हैं। तो उस ज़माने में, यानी कि 1920 में शुरू हुआ था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, आप जान रहे होंगे। तो ये उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग हुए उस वक्त के कि जो कि सरकारी मुलाजमत को छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी जाना लोग बंद कर दिए थे। तो उस ज़माने में प्रेमचंद भी ऐसा किए थे कि इनकी भी सरकारी नौकरी थी, ये भी सरकारी नौकरी छोड़ दिए थे, इस्तीफ़ा दे दिए थे। तो 1921 में, तो ये खाली वक्त में ये नावल इन्होंने लिखा था निर्मला। और निर्मला मरकज़ी किरदार है इस नावल का। और आप इसमें आप देखिए कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और क्या कहानी है। दरअसल होता यह है कि निर्मला एक लड़की है जो कि इसका मरकज़ी किरदार है, इस नावल का हीरोइन है निर्मला। और निर्मला के फादर का नाम होता है, निर्मला के फादर का नाम होता है उदय भान। कहानी ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको जेपीएससी का इम्तहान देना है इस बार मेंस, और या फिर आने वाले दिनों में आप मेंस देना चाहते हैं, तो इसकी कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप पूरे नावल को शायद आप पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, मोटी सी बुक है। तो आप इसको आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसको कुछ नोट भी करते जाइएगा कैरेक्टर्स के नाम। तो निर्मला के वालिद साहब का नाम होता है उदय भान। उदय भान एक वकील होते हैं, यानी कि सरकारी वकील हैं, अच्छे वकील हैं, बड़े वकील हैं। काफ़ी मतलब खुशहाली होती है इनके यहाँ, पैसे कौड़ी की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उदय भान अपनी बेटी की शादी, यानी निर्मला की शादी कि अच्छी जगह करना चाहते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में वो रिश्ता तय भी कर चुके होते हैं। उदय भान का एक दोस्त होता है भालचंद, भालचंद दोस्त होता है उदय भान का। तो उदय भान जो है अपनी बेटी निर्मला की शादी अपने दोस्त भालचंद के बड़े बेटे से करना चाहता है। उनका नाम होता है भवन मोहन सिन्हा। तो भवन मोहन सिन्हा एक डॉक्टर होते हैं। तो अब इसमें देखिए कि निर्मला के फादर उदय भान अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी निर्मला की शादी एक डॉक्टर से तय कर चुके होते हैं, ठीक है। और काफ़ी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो, अच्छे घर में हो, पूरे धूमधाम से हो। तो होता यह है कि निर्मला की जो माँ होती है वो बहुत कंजूस होती है, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा कंजूस। तो वो क्या करती है कि निर्मला के फादर से लड़ती रहती है हमेशा कि क्यों आप जो है बेटी की शादी पे इतने पैसे खर्च करना चाहते हैं, कि क्यों, क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की, मत करिए इतने पैसे खर्च। तो काफ़ी ये हो जाता है कई बार जो है बहुत
बात बहुत बढ़ जाती है और उनके फादर बोलते हैं कि भाई डॉक्टर से शादी तो हो रही है, तो क्यों ना थोड़ा से पैसे खर्च हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन बात बनती नहीं है, दोनों वाइफ हस्बैंड यानी कि निर्मला के माँ बाप में बड़ी मतलब लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती, इतनी तेज़ इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि निर्मला के जो फादर होते हैं उदयभान एक दिन घर छोड़ के चले जाते हैं कि ठीक है तो तुमको जहाँ करना है कर लेना, मैं जा रहा हूँ। तो वो हमेशा के लिए चले ही जाते हैं। ठीक है, तो जाते हैं तो फिर होता क्या है कि उनका ये नहीं होता है कि भाई मैं चला जाऊं या वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं थोड़े दिनों के लिए मैं कहीं चला जाता हूं तो फिर ये परेशान होगी तो फिर मेरी बात मानेगी कि अच्छा ठीक है आपको जो भी पैसा खर्च करना है जितना भी खर्च करना है कर लीजिए। लेकिन होता कुछ और है। होता ये है कि जैसे ही उदय भान वो निकलते हैं घर से तो रास्ते में उनको एक गुंडा मिल जाता है। वो गुंडा कौन होता है कि उदय भान चूँकि वकील होते हैं, मशहूर वकील होते हैं, तो इनकी गवाही देने की वजह से उस गुंडा को जेल हो जाता है और वो गुंडा उसी दिन छूटता है और मिल जाता है वकील साहब, अच्छा यही हमको जेल भेजा था। बस करता क्या है, कत्ल ही कर देता है वकील साहब का, यानी निर्मला के फादर उदय भान का कत्ल कर देता है वो गुंडा। तो अब जब चूँकि वो वकील साहब थे उनकी वजह से सब कुछ चल रहा था तो थोड़ी सी जो है माली हालत थोड़ी बिगड़ जाती है। तो ये हो जाता है तो फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद निर्मला की मदर जो है उनके अपने जो हस्बैंड जो मर चुके हैं उनके दोस्त जहां वो रिश्ता तय कर चुके थे, वकील साहब उदय भान साहब जहां अपने दोस्त के बेटे के साथ डॉक्टर साहब के साथ रिश्ता तय कर चुके थे, तो उस डॉक्टर के बाप का नाम मैंने बताया अभी, भालचंद, जो कि दोस्त होता है उदय भान का। तो उनसे निर्मला की शादी के बारे में बात करते हैं कि भाई निर्मला के फादर तो नहीं रहे, अब शादी कर लेते। तो ये फ़ौरन मना कर देता है, फ़ौरन जो है भालचंद मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं अब तो शादी नहीं होगी। देख लिया कि भाई इनकी माशी हालत अब वैसी नहीं रही, अब तो हमें ये बहुत ज़्यादा जहेज़ नहीं देगा। क्योंकि शायद मैंने आपको नहीं बताया कि ये जो नावल है जहेज़ के ही मौजू पे है कि जहेज़ कितनी बड़ी बुराई है, वो चीज़ इसमें दिखाया गया है कि जहेज़ से क्या क्या हो सकता है। तो वो मना कर देता है भालचंद, कहता है मेरा बेटा तो डॉक्टर है और हम ऐसे में क्यों शादी करूं तुमसे, तो नहीं करता है शादी। और उससे पहले वो बहुत बड़ा लेक्चर दे रहा होता है जहेज़ के मौजू पे, बहुत बोलता है कि नहीं जहेज़ लेना तो बहुत ही गलत बात है, मेरा बस चले तो जहेज़ लेने वाला और जहेज़ देने वाला दोनों को गोली मार दूं, ऐसा बोलता फिरता था पहले भालचंद। लेकिन जब अपने बेटे के ऊपर आया तो फ़ौरन लालच आ गया कि मेरा बेटा तो डॉक्टर है, तो ये तो अब इनका बाप भी मर चुका है तो अब ये क्या जहेज़ देगा, ये तो उनकी वाइफ तो पहले से ही कंजूस है तो कुछ नहीं देगी हमें, तो नहीं करता है शादी, बिल्कुल मना कर देता है। तो अब होता ये है कि अब उनकी माँ ज़रा परेशान रहती कि अब निर्मला की शादी कहाँ करें, और कंजूस भी होती है। तो अब ऐसे में वो ये करता है कि वो अब कहाँ करें क्या करें, तो ये तय होता है कि चलो जहाँ कम खर्च में शादी हो तो वहीं शादी कर दो। तो क्या तय पाता है कि एक तोता राम होता है, तोता राम, जो कि बूढ़े होते हैं, उनकी वाइफ का इंतकाल हो चुका होता है, तो निर्मला की शादी जो है तोता राम से कर देता है ताकि वहाँ पे जहेज़ ना लगे, हमके शादी में जो है कोई खर्च ना हो, फ्री में शादी हो जाए। तो तोताराम से शादी कर दिया। तोताराम की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल बुढ़े से होते हैं। अब जाहिर सी बात है जिनका बेटा 25 साल का हो तो वो तो बूढ़ा ही होगा ना। तो इस तरह से उनकी शादी, निर्मला की शादी उस बूढ़े आदमी तोताराम से कर देता है। तो अब है क्या कि तोताराम से शादी तो कर देता है, लेकिन क्या है कि तोताराम से वो थोड़ा सा हो नहीं पाती निर्मला, जैसे कि हस्बैंड के साथ हंसना बोलना लड़कियों का होता है कि नई नई शादी होती है, हस्बैंड के साथ हंसती बोलती है, कहीं घूमने चले गए, कहीं चलो आज वहाँ चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, जैसा होता है आम लड़कियों में, तो वैसा हो नहीं पाता है। तो कहीं बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बाप बेटी जा रही है क्या, तो थोड़ा वो झिझक महसूस करती है कि तोताराम के साथ हंसने बोलने में। और तोताराम के 3 बेटे होते हैं। तो जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम मनशा राम होता है। तो जो निर्मला है मनशा राम से हंसती बोलती है, जाहिर सी बात है, तो एक घर में है तो हंसेगी बोलेगी। तो ये चीज़ जो है तोताराम को अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। तोताराम ज़रा सा वो शक की नज़र से देखने लगता है कि शायद ये दोनों में नाजायज़ रिश्ता है या
कुछ ऐसा तोताराम सोचने लगता, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा किसी तरह का कोई नाजायज रिश्ता नहीं। वो जो है निर्मला बिल्कुल अपने बेटे के जैसे उनको समझती है, और मनशाराम भी बिल्कुल अपनी माँ के जैसे समझता है, और बस बातचीत होती है जैसे होता है, हंसना बोलना जैसे है उस तरह से हो रहा है, लेकिन किसी तरह कोई नाजायज रिश्ता नहीं। लेकिन तोताराम को खराब लगता है, तो तोताराम क्या करता है कि अपने बड़े बेटे मनशाराम को भेज देता है पढ़ने के लिए, चलो तुमको घर में ही नहीं रखना है, तुम जाओ हॉस्टल में रहना, अपना पढ़ाई करना। तो होता ये है कि हॉस्टल में मनशाराम बीमार हो जाता है। बीमार हो जाने के बाद भी तोताराम उसको घर नहीं लाता है, वो वहीं पे हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवा दिया कि चलो वहीं अपना तुम्हारा इलाज होगा। तो अब क्या होता है कि जब निर्मला को मालूम होता है कि मनशाराम सख्त बीमार है, तो वो जो है मतलब उसको खून की ज़रूरत होती है मनशाराम को। तो निर्मला जाती है हॉस्पिटल, उनको खून देती है, लेकिन इसके बावजूद जो है मनशाराम बच नहीं पाता है, मर जाता है मनशाराम का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, तो एक बेटा तो उनका निमट गया। अब दूसरे बेटे के बारे में सुनिए। दूसरे बेटे का नाम होता है जियाराम। जियाराम गलत सोहबत में पड़ जाता है और चोरी चपाटी करने लगता है। तो एक दिन वह अपनी माँ निर्मला का जेवर ही चोरा लेता है सारा जेवर अपना। तो बाद में उसको बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है जियाराम को, ये मैंने क्या किया, मैं तो चोर बन गया, इस तरह से मैं घर में ही चोरी कर रहा हूँ। तो उसको इतना ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है, इतना नादिम होता है, इतना शर्मिंदा होता है कि वो ख़ुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो दूसरा बेटा भी उनका चला गया इस तरह से। अब बचा तीसरा बेटा। तीसरे बेटे का नाम होता है सियाराम। तीसरा बेटा है सियाराम। तो सियाराम करता ये है कि एक साधु के साथ चला जाता है, साधु के साथ वो भाग जाता है, साधु के साथ ही वो निकल लेता है। तो बाप उनका तोताराम बड़ा मतलब उदास रहने लगता है कि भाई मेरे 3 बेटे थे, एक तो हॉस्पिटल में मर गया, दूसरा जो है चोरी चपाटी में करके अपना वो भी सुसाइड कर लिया, और तीसरा साधु के साथ चला गया, अब क्या करें हम, अब तो घर में कोई नहीं रहा। तो वो अपने तीसरे बेटे को सियाराम को सर्च करने निकल जाता है, ढूंढने निकल जाता है कहाँ चला गया। तो ये है कि ढूंढने जो निकल जाता है तो क्या होता है कि वो फिर वापस आता नहीं है। अब निर्मला बेचारी घर में अकेली रह जाती है, अब कोई है नहीं। वैसे भी उसको बड़ा ख़राब लगता है कि भाई तीनों बेटे चले गए और हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड भी उनको तलाश करने में गए हैं तो फिर वापस नहीं आए हैं। तो वो बीमार रहने लगती है और कुछ दिन बीमार रहने के बाद निर्मला का भी इंतकाल हो जाता है। तो ये कहानी है इसमें। और इसमें दरअसल आपने देखा इस कहानी में कि जहेज़ और बेजोड़ की शादी होती है। अब बेजोड़ की शादी क्यों होती है, ये जो पूरा अलमिया है, ये दुखनामा है, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेजोड़ की शादी क्यों होती है कि बात जहेज़ पर आती है। भाई जहेज़ नहीं मिला, अगर जहेज़ मिला होता तो निर्मला की शादी तो डॉक्टर से हो जाती, नहीं मिला जहेज़ तो आप देखिए किस तरह से जो है एक बूढ़े आदमी से शादी होती है और क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ एक समाज में एक बुराई है और बहुत सख्त बुराई है। तो ये चीज़, इस चीज़ पर जो है ये नावल है, और प्रेमचंद इस नावल के ज़रिए ये बताने की कोशिश किया है कि ये जो जहेज़ है या इस तरह की चीज़ है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक जगह आपने देखा है कैसे जो है उसका दोस्त मर गया तो कैसे जो है वो उसने शादी से मना कर दिया, उनके दोस्त ने, भालचंद ने शादी से मना कर दिया कि नहीं नहीं अब हम अपनी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करेंगे क्योंकि अब तुम गरीब हो गए हो। तो ये देखिए कि पैसे की वजह से ना, तो ये पैसा है कि पैसा अगर है आपका तो सब आपका है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है आपका। जाहिर सी बात है, पैसा अगर आपके पास है तो हर कोई आपका है। तो पैसा अगर होता तो आराम से डॉक्टर से शादी हो जाती उनकी। तो इस बात का भी को ये दिखाया गया है कि भाई पैसे से आपका रिश्तेदारी है, दोस्त अहबाब है, सब कुछ। और आज के ज़माने में भी ये एक हकीकत है कि आपके पास पैसा है तो सारे रिश्ते नाते आपके हैं, और अगर पैसा नहीं है आपके पास तो भाई साहब आपको अपनी गली में आपका रिश्तेदार नहीं पहचानेगा, और पहचानना तो दूर की बात है, आपका मजाक उड़ाएगा, मजाक। तो ये है, तो ये नावल है। और इस कहानी को, इस प्लॉट को आप अपने जहन में रखिए, कैरेक्टर्स के नाम याद रखिए, निर्मला के फादर का नाम और निर्मला के जो फादर के जो दोस्त हैं भालचंद,
उनका नाम, निर्मला की शादी जिस डॉक्टर से तय होता है, भवन मोहन सिन्हा होता है उनका नाम। तो ये सारे कैरेक्टर्स के नाम, और जो है इनके तीनों बेटे के नाम, तोताराम के तीनों बेटे के नाम, आप इस तरह से कैरेक्टर्स के नाम को याद रखिए। और जो कहानी ये पूछेगा किसी भी तरह से, जो तनकीदी जायज़ा या जहेज़ के मौजू पर है, या जिस तरह से भी वो सवाल बना के पूछेगा आपसे, तो आप इसको आराम से अपनी ज़बान में लिख सकते हैं। आप अपनी ज़बान में लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, और नोट्स की ज़बान में और किताब की ज़बान में लिखेंगे तो आपको कम मार्क्स आएगा। तो आप खुद डिसाइड करिएगा आपको कम मार्क्स लेना है या ज़्यादा मार्क्स लेना है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसका जवाब देंगे। और हो सके अगर खुदा तौफीक दे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।